लास्ट एपिसोड की एंडिंग जहाँ पे हुई थी वहीं से इस एपिसोड को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो जिन्वू होता है वो उस नाइट के लीडर से फाइट कर रहा होता है। तभी जो जिन्वू होता है वो उस नाइट के लीडर को पकड़ लेता है और उसे ख़त्म करने वाला होता है कि तभी वो जो नाइट लीडर होता है वो बोलता है मैं हार मानता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिन्वू को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अभी तक जितने भी एनिमी से इस फ्लोर पे उसने फ़ाइट की थी, इस जगह इस कासिल में फ़ाइट की थी, उन सभी में से किसी ने भी उससे ऐसे बात नहीं की थी। तो वो उसका तुरंत ही मास्क उतारता है जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं डीमन गर्ल प्लस एल्फ का कुछ मिक्सचर है। वो जिन्वू उस लड़की को जाने देता है लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानती है और उसके ऊपर फिर से एक बार अटैक करने का ट्राई करती है, लेकिन जिन्वू तो अलर्ट रहता है इसलिए वो उस लड़की को रोक लेता है अपने सोल्जर की मदद से। फिर जिन्वू उस लड़की से ये पूछता है क्या तुम्हें इस परमिट के बारे में कुछ पता है, नेक्स्ट फ्लोर का परमिट कहाँ पे मिलेगा, क्या तुम्हें इसकी लोकेशन पता है? तो वो कहती है हाँ ये मेरी फैमिली के पास है, जिस फैमिली का नाम रेडियस करके कुछ है। और वो लड़की साथ में ये भी कहती है कि उसे और भी जो फ्लोर्स हैं उनके भी परमिट के लोकेशन के बारे में उसे पता है। इसी के बीच में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे जो जेजू आइलैंड के एंट है उन सभी ने अटैक कर दिया है उस आइलैंड पे, और वहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उन सभी को ख़त्म कर दिया है उन एंट्स ने। इसी के बीच में जिन्वू के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं सिस्टम को लेकर, तो वो सोचता है कि वो जो लड़की है वो भी इस सिस्टम का कोई एक पार्ट है, तो वो कुछ क्वेश्चंस इससे करने लगता है इस लड़की से। जिन्वू उस लड़की से ये पूछता है क्या तुम्हें कभी अपने माइंड में कोई वॉइस सुनाई देती है? तो वो लड़की कहती है नहीं हमें कुछ ऐसा तो सुनाई नहीं देता, लेकिन हमें ये कहा जाता है बार बार प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। जिन्वू उससे कुछ और भी क्वेश्चंस पूछता है जिसके बाद उसे कुछ चीज़ें पता चलती हैं यहाँ के बारे में और अपने बारे में भी, और सिस्टम के बारे में भी उसे कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि कोई वॉर आने वाली है और उसके बारे में और भी जानकारी वो निकालना चाहता था लेकिन उसे और भी जानकारी नहीं मिल पाती है क्योंकि जो सिस्टम होता है वो आगे और इन्फॉर्मेशन देने की इजाज़त नहीं देता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन की मीटिंग रूम दिखाई जाती है जहाँ पे सभी आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं और जो ये एंट्स है जिनका अटैक उस सिटी पे हुआ है उन सभी एंट के ऊपर रिपोर्ट कलेक्ट की जा रही है और इस डिजास्टर को यहीं पे रोकने और ख़त्म करने के लिए जो 4th मिशन है जेजू आइलैंड पे वो की जाएगी जल्द ही। इसके लिए जो गोगुनही है आसपास के जितने भी कंट्री या फिर आइलैंड है वहाँ के जितने भी एस रैंक हंटर हैं उन सभी से गोगुनही मतलब हंटर एसोसिएशन मदद मांग रही है। इसके बाद हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को कैरी करते हुए उसके कासिल तक लेकर जाता है, जहाँ पर जो उस कासिल का किंग होता है वो जिन्वू को देखते ही समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसे हराया नहीं जा सकता, इसलिए तुरंत ही उसे परमिट दे देता है। लेकिन वो कहता है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे, लेकिन जो जिन्वू होता है वो उसके सामने ये शर्त रखता है कि इसे सारे फ्लोर जितने भी फ्लोर है उन सभी पे परमिट की लोकेशन उसे पता है, इसलिए वो उसको लेकर जाना चाहता है, जिसके लिए थोड़े डरते हुए जो कासिल का किंग होता है वो मान जाता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि एंट के ऊपर कुछ रिसर्च चल रही होती है और ये सभी चीज़ें वाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर बेक देख रहा होता है। फिर से हमें कासिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जिन्वू 89 फ्लोर तक पहुँच चुका है। जिन्वू कहता है कि टैंक और इग्रिस एस रैंक जितने पावरफुल बन चुके हैं। जिन्वू उस डीमन गर्ल से कहता है कि तुम्हें अब वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि जो आने वाले फ्लोर्स हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे एनिमीज़ होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें कोई भी खतरा हो सकता है, इसके लिए तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन जो डीमन गर्ल होती है वो इस बात के लिए मना कर देती है, जिसके बाद ये दोनों ही मिलकर 90 फ्लोर पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर 90 फ्लोर पे पहुँचने के बाद जो एनिमी का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जिन्वू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए वो बड़ी आसानी से उन सभी एनिमीज़ को अपने सोल्जर की मदद से ख़त्म करता रहता है। इसके बाद हमें चॉय जोंग इन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे चॉय जोंग इन चाय इन के साथ बैठ के बात कर रहा होता है और ये दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जल्दी हमें जेजू आइलैंड की रेड पे जाना पड़ेगा और भी बड़े बड़े जो एस रैंक हंटर्स हैं आसपास के वो सभी भी इस रेड को ज्वाइन करने वाले हैं। फिर से हमें कासिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो जिन्वू है वो फाइनली 100 फ्लोर पे पहुँच चुका है। उसका सामना होता है बैरन किंग ऑफ डीमन मोनार्क से। जब बैरन सामने आता है अपने ड्रैगन पे सवार होकर तब उसका जो ऑरा होता है, जो उसकी पावर होती है वो जिन्वू साफ साफ फील कर पाता है और जो वो डीमन गर्ल होती है उसे तो डर ही लगने लगता है बैरन से। वो इतना डर जाती है कि वो पूरा कांपने लगती है। डीमन किंग मोनार्क अपने सोल्जर्स को समन करता है और जिन्वू और उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है,
जिसके बाद जिन्वू भी अपने सोल्जर्स को समन करता है और उन सभी के ऊपर छोड़ देता है। जिन्वू अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके बैरन के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन जो बैरन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और उसे पता भी चल जाता है कि जो जिन्वू है वो स्टील टेक्निक का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक कर रहा है। उसका कोई भी अटैक मतलब जिन्वू का कोई भी अटैक उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा होता है। इससे जिन्वू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन जिन्वू अपने सोल्जर्स की मदद से बैरन के जो ड्रैगन होता है जिसकी मदद से वो ऊपर उड़ रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जिन्वू को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी बैरन से फाइट करने में, अपने सोल्जर की मदद से जिन्वू उस ड्रैगन को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद फाइनली बैरन ज़मीन पे आ जाता है जिन्वू से फाइट करने के लिए। फिर इसके बाद क्या ही होना था, इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी के बीच में हमें यहाँ पे उस डीमन गर्ल के हमें थॉट्स बताए जाते हैं। वो यहाँ पे ये सोच रही होती है कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो बैरन डीमन किंग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं यहाँ पे किसका साथ दूँ। लेकिन फाइनली इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो जिन्वू का ही अंत में साथ देती है, क्योंकि जिन्वू ने उस डीमन गर्ल से ये वादा किया था कि यहाँ पे जितने भी एनिमीज़ है कासिल में, जितने भी फ्लोर पे जितने भी एनिमीज़ है, उन सभी को ख़त्म करने के बाद जो उसकी फैमिली है, रेडियस जो भी उसकी फैमिली है, वो यहाँ पे राज करेगी, इस कासिल के ऊपर राज करेगी। जिन्वू की एमपी जब बिल्कुल ही लो हो जाती है तब बैरन किंग जो डीमन किंग होता है उसे यहाँ पे एक मौका मिल जाता है जिन्वू को ख़त्म करने का, लेकिन बीच में ही वहाँ पे जो डीमन गर्ल होती है वो डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है बैरन को, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जिन्वू एक आखिरी अटैक करता है बैरन के ऊपर और वो कामयाब भी हो जाता है। जिन्वू की ये जो फाइट थी वो सोलो नहीं थी, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने उसकी मदद की थी, जैसे कि डीमन गर्ल और उसके सोल्जर्स ने मदद की थी यहाँ पे इस फाइट को जीतने में। हालांकि वो बॉस को हमेशा अकेले ही ख़त्म करता था, लेकिन यहाँ पे ये जो बॉस था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो इसको हराने के लिए यहाँ पे कुछ लोगों की मदद लगी, जो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि यहाँ पे जो जिन्वू है वो हर बार अकेले ही बॉस को ख़त्म करके काफ़ी कूल लगता था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोटो रियूजी अपने गिल्ड को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे आया होता है, और इसी के साथ जो उसकी असिस्टेंट होती है वो भी वहाँ पे उसके साथ आई होती है। गोटो रियूजी जिस गिल्ड से आता है उस गिल्ड का नाम है ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड। ये जो गिल्ड है वो जापान का सबसे बड़ा गिल्ड है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गिल्ड है, जिसमें 11 एस रैंक हंटर्स हैं। मीटिंग स्टार्ट होती है जिसमें गोटो रियूजी ये बात कहता है कि जो हमारे 10 एस रैंक हंटर्स हैं वो इस गिल्ड को ज्वाइन करेंगे इंक्लूडिंग मी। उस मीटिंग में जो गोटो रियूजी की असिस्टेंट होती है वो इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करती है कि जो एंट्स हैं वो यहाँ पे कैसे वर्क करते हैं। एंट के ऊपर रिसर्च करने के बाद इन सभी को ये बात पता चलती है कि जो एंट है वो ज़्यादा पावरफुल हंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो गोटो रियूजी है वो यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं कि जो हमारे 10 एस रैंक हंटर हैं वो जब सामने आएंगे तो जितने भी एंट्स हैं उन सभी की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम वहाँ पे जो क्वीन एंट होती है उसे ख़त्म कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे इनका ये आइडिया था, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी को बताना भूल गया, इस मीटिंग के अंदर ये भी सब बताते हैं कि जो एंट है, एंट की जो लाइफ स्पैन है वो 1 ईयर है, मतलब अगर क्वीन एंट मर जाएगी तो ये सभी जितने भी एंट्स हैं वो 1 साल जिंदा रहेंगे, उसके बाद सभी मारे जाएंगे। फिर से हमें कासिल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो जिन्वू है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, क्योंकि अभी तक की जितने भी फाइट उसने लड़ी है उनमें से ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। जिन्वू यहाँ पे एसिल रेडरू से कहता है, वही जो डीमन गर्ल होती है उससे कहता है कि तुम अपने फैमिली को जाकर ये बता सकते हो कि अब वो यहाँ के न्यू किंग हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।